जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RRR डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज सामान्य ज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए, जैसे कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल, एसएसबी ट्रेड्समैन, सीआईएसएफ फायरमैन, यानी कि जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। यहाँ पर हमने मॉडरेट प्रश्न सिलेक्ट किए हुए हैं और जो आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न आए हैं उनके आधार पर हमने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। आप 25 में से कितने प्रश्न करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल पर हमारे साथ पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में आपको हमारे चैनल के माध्यम से इसी प्रकार की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो देख लेते हैं हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है उसको हम लोग। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। जी हाँ, आपको बताना है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट जो है ये सबसे अधिक लंबा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं समुद्री तट की, तो ये गुजरात राज्य होगा, यानी ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, गुजरात। याद रखिए गुजरात राज्य का जो है समुद्री तट जो है ये सबसे अधिक लंबा है। अगर दूसरे स्थान की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश जो है ये दूसरे स्थान पर आपका आता है यहाँ पर, याद रखिए। और सबसे अगर बड़े तट रेखा वाले राज्यों की बात करें तो सबसे ऊपर जो है ये गुजरात का स्थान है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जी यहाँ आपको बताना है कि कर्क रेखा जो है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन की अगर बात कर लेते हैं 6, 7, 8, 9। तो अगर हम लोग राइट इस आंसर की बात करते हैं तो ये हमारी जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हमारी कौन कौन से राज्य हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। याद रखिए इन 8 राज्यों से होकर आपकी जो है कर्क रेखा गुजरती है। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न, उसको हम लोग देखते हैं। शहद में मुख्यतः होता है। जी हाँ, आपको बताना है कि शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्टली कि शहद में क्या पाया जाता है। तो शहद में आपका ऑप्शन क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। अगर इसके राइट आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं तो शहद में आपका जो है ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। याद रखिए कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपका शहद में पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जो है आपको बताना, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि में। जी हाँ, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न आपका। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात कर लेते हैं सबसे छोटे राज्य की, तो ये हमारा होगा गोवा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, गोवा। वहीं पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य की, तो ये हमारा राजस्थान है। और छोटे की अगर बात करें तो छोटा जो है ये गोवा है। याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको ये दोनों याद रखना है, एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आपका जो ये कर्क रेखा तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये अभी हमने आपको बताया कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लेगा डायरेक्टली कि कौन सा राज्य जो है ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में जो स्थित है ये मणिपुर स्थित है। याद रखिएगा मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली को कहा जाता है। जी आपको बताना है कि फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात कर लेते हैं, इसको कहा जाता है प्लूरा। याद रखिए प्लूरा जो है ये फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली को कहा जाता है प्लूरा, यानी ऑप्शन जो ए दिया गया है यहाँ पर आपकी टाइपिंग मिस्टेक है, तो प्लूरा हो जाएगा। जो फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली होती है उसको कहते हैं प्लूरा। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जी हाँ, आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसकी अगर राइट आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं 1919 ईस्वी को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। याद रखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो आपका हुआ था ये 1919 में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। जी हाँ, आपको बताना है कि जो चिपको आंदोलन का संबंध है ये किससे है। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो ये आपका होगा वन संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, वन संरक्षण। चिपको आंदोलन जो है ये वन संरक्षण से संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लॉर्ड कैनिंग क्या थे। आपके जो मॉडरेट प्रश्न हैं इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं कि लॉर्ड कैनिंग क्या थे। तो यहाँ पर ऑप्शन की अगर बात कर लेते हैं, प्रथम वायसराय, मुग़ल शासक, अंतिम वायसराय और इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर आपको बताना है कि लॉर्ड कैनिंग क्या थे, तो ये प्रथम वायसराय थे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रथम वायसराय। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अदरक होता है, जी हाँ आपको बताना है अदरक जो होता है किसका रूपांतरित रूप है। जी हाँ, अदरक जो है ये रूपांतरित रूप जो किसका ही, तना का होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, तना। याद रखिएगा तने का जो रूपांतरित रूप होता है ये अदरक होता है, याद रखिएगा तने का होता है रूपांतरित रूप। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए देख लेते हैं आगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संघीय क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। जी हाँ बताना है आपको किस संघीय क्षेत्र का जो है अपना उच्च न्यायालय है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली का जो अपना खुद का उच्च न्यायालय याद रखिएगा, और संघ शासित प्रदेश क्षेत्र भी है, याद रखिएगा इसको संघ क्षेत्र भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। अब डायरेक्टली आप लोगों से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1920 में जो है कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं ये जो असहयोग आंदोलन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, असहयोग आंदोलन। याद रखिएगा असहयोग आंदोलन जो है 1920 में चालू किया गया था। किनके द्वारा चालू किया गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा चालू किया गया था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है किस वर्ष हुई थी। जी हाँ आपको बताना है गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है ये किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, 483 ईसा पूर्व। याद रखिए 483 ईसा पूर्व को जो थी इनकी मृत्यु हुई थी, और इनकी मृत्यु की एक घटना जो है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। याद रखिएगा इनके मृत्यु से संबंधित जो घटना थी उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है। जी हाँ आपको बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट जो है कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन की बात कर लेते हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, पुणे। तो इसके राइट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, दिल्ली में। याद रखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट जो स्थित है ये दिल्ली में स्थित है आपका, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। जी हाँ हिमालय से परे की नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा जी गंगा नदी है, ये हिमालय से परे की नदी है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। जी हाँ आपको बताना है विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। जी हाँ सर्वाधिक जो जागृत ज्वालामुखी हैं प्रशांत महासागर के आसपास पाए जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। प्रशांत महासागर के आसपास ये आपके पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रशांत महासागर। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं हम लोग। अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था। जी हाँ आपको बताना कि अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ऑप्शन हमारे हैं अकबर, बहादुर शाह जफ़र, बाबर और हुमायूं। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर की अगर बात करेंगे बहादुर शाह जफ़र। याद रखिए बहादुर शाह जफ़र। ऑप्शन में अगर आपके बहादुर शाह जफ़र द्वितीय और बहादुर शाह जफ़र दिया हो तो आप बहादुर शाह जफ़र द्वितीय को क्लिक करेंगे, याद रखिएगा। अगर आपका नहीं दिया गया है तो आप बहादुर शाह जफ़र को टिक कर दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जो है आपको बताना है लोकसभा की सदस्य अवधि होती है। जी हाँ लोकसभा की सदस्य अवधि कितनी होती है। तो लोकसभा की जो सदस्य अवधि होती है ये आपकी 5 वर्ष होती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 5 वर्ष। याद रखिए 5 वर्ष इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी आपका रिपीट हो चुका है ये आपका क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। जी हाँ आपको बताना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग राइट आंसर की अगर बात करते हैं संघी जो है अभिव्यक्ति है इसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, संघी। याद रखिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघी जो अभिव्यक्ति है इसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। वह कौन सा राज्य है जो हाथी दांत और चंदन उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है।
जी हाँ, आपसे पूछ लेगा कि चंदन नक्काशी या चंदन उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा कर्नाटक। ये जो राज्य है हाथी के दांत और चंदन उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी है। जी आपको बताना नकदी फसल कौन सी है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन की अगर बात कर लेते हैं, आलू है, चना है, रबड़ है, मक्का है। अगर नकदी फसल की बात करें तो ये रबड़ आपकी जो होगी ये नकदी फसल के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, रबड़। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। जी हाँ, आपको बताना है निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो इसके राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ये आपका त्रिपिटक होगा। ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, त्रिपिटक। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है, उसको देखते हैं। आपको बताना है चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। जी हाँ, आपको बताना है कि चंबल नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपका मध्य प्रदेश से उद्गम स्थल इसका, यानी जो ये प्रवाहित होती है इसका जो चालू यानी उद्गम स्थल जो है ये मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। यहीं से ये बहना चालू होती है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है, उसको देख लेते हैं हम लोग। कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। तो ये हमारा होगा संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी संपत्ति का अधिकार। याद रखिए संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। यूएसए की मुद्रा क्या है। जी हाँ, आपके एग्जाम में यहाँ पर राष्ट्रपति, मुद्राएं और राज्यपाल इस तरीके के प्रश्न जो हैं आपके मॉडरेट प्रश्न पत्र में ज़रूर रखे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं, यूएसए की जो मुद्रा है इसको डॉलर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, डॉलर, याद रखिएगा। तो आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे साथ चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।